चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी राजस्थानी लोक कथा और हॉरर कहानी की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जो इंसान के घमंड और अतीत के गहरे रहस्यों के बीच के टकराव को बहुत करीब से दिखाती है। आज का हमारा विषय है रतन विलास हवेली के घुंघरू। जैसलमेर के सुनसान बाहरी इलाके में मौजूद एक पुरानी हवेली की ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा भर नहीं है, बल्कि ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे लोक कथाएं सदियों पुराने दर्द और चेतावनियों को अपने अंदर समेटे रखती हैं। कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में इस हवेली से खून जमा देने वाली आवाजें आती हैं। तो इस पूरी चर्चा के दौरान हम इस हवेली के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक आम सा दिखने वाला फैसला एक खौफनाक दुस्वप्न में बदल जाता है। छन छन छन। खैर, ये कोई मामूली आवाज नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये इस पूरी कहानी के खौफ की असली धड़कन है। हॉरर कहानियों में ध्वनि का यानी साउंड का बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार है जो बिना कुछ दिखे ही दिमाग में डर पैदा कर देता है। कहानी में ये आवाज एक ऐसी अदृश्य मौजूदगी का इशारा करती है जो शांत नहीं हुई है। जब रात के सन्नाटे में ये लयबद्ध आवाज गूंजती है तो एक अजीब सा अनजाना डर हावी होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हवेली के भीतर कुछ है जो बार बार चीख चीख कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और सच तो ये है कि यही वो आवाज है जिसने कहानी के मुख्य पात्रों की जिंदगी को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। शापित रतन विलास। कहानी की शुरुआत अजय नाम के एक बेहद प्रैक्टिकल और तर्कशील इंसान से होती है जो पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह दरकिनार कर देता है और जैसलमेर के पास एक सस्ती वीरान हवेली अपनी पत्नी मीरा और बेटी गुड़िया के लिए खरीद लेता है। बस यहीं से इंसान के आधुनिक अहंकार और अतीत की अनदेखी ताकतों के बीच एक सीधा और खौफनाक टकराव शुरू होता है। आगे बढ़ने से पहले जरा घुंघरू के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये महज धातु के छोटे छोटे टुकड़े या कोई आम गहने नहीं हैं। भारतीय संस्कृति में और खासकर शास्त्रीय नृत्य में ये एक नर्तकी की कला, उसके समर्पण और उसकी पूरी पहचान का प्रतीक माने जाते हैं। लोक कथाओं में अक्सर ये माना जाता है कि अगर किसी कलाकार की मौत कला प्रदर्शन के दौरान या किसी गहरी अधूरी इच्छा के साथ हो जाए तो उसकी आत्मा इन्हीं घुंघरुओं के साथ बंध जाती है। ये एक ऐसा तथ्य है जो इस कहानी को एक गहरे सांस्कृतिक यथार्थ में स्थापित करता है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि परिवार जिस खौफ का सामना करने वाला है वो कोई आम भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो अपनी कला और अपनी दर्दनाक मौत के भयानक चक्रव्यूह में फंसी हुई है। खौफ का ये पूरा घटनाक्रम एक झूठी सुरक्षा के एहसास के साथ शुरू होता है। पहली रात बिल्कुल सामान्य सन्नाटा। दूसरी रात एक बहुत ही शांतिपूर्ण नींद। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा एक नई जगह पर होना चाहिए। अजय को तो लगने लगा था कि उनका फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन फिर आती है तीसरी रात। ठीक रात के 12 बजे शांति का ये पर्दा पूरी तरह से फट जाता है। ठीक इसी समय मीरा की नींद उसी छन 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 की आवाज से खुलती है। हवेली की उन अनदेखी ताकतों ने परिवार को पहले पूरी तरह बेफिक्र होने का मौका दिया और जब वे बिल्कुल निश्चिंत हो गए तब जाकर असली खौफ की शुरुआत हुई। तीसरी रात की उस घटना के बाद जब अजय उठकर बाहर जांच करने जाते हैं तो एक बहुत ही डरावनी खोज सामने आती है। पूरा का पूरा गलियारा खाली और घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन इस खालीपन के बीच हवेली के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक दरवाजा दिखाई देता है। अब ये कोई साधारण दरवाजा नहीं था। ये एक मोटी जंजीर से कसकर बंधा हुआ था और उसकी प्राचीन सील पर एक बहुत ही मोटी जंग लगी हुई थी। जंग और जंजीर का ये नज़ारा साफ तौर पर बताता है कि इस कमरे को जानबूझकर सालों पहले बंद किया गया था ताकि अंदर की कोई चीज किसी भी कीमत पर बाहर ना आ सके। अजय अपने घमंड में इसे महज एक पुराना कमरा मान लेते हैं, लेकिन असल में ये खोज एक बहुत बड़े खतरे का पहला स्पष्ट भौतिक प्रमाण है। अंधेरे में गूंजती आवाजें। यहाँ से मनोवैज्ञानिक डर अब अपनी सीमाएं पार करके सीधे तौर पर परिवार की सुरक्षा को चुनौती देने लगता है। आवाजें अब महज अस्पष्ट नहीं रह जाती, बल्कि खौफ एक बहुत ही खतरनाक और वास्तविक रूप लेने लगता है। अगली सुबह एक बेहद महत्वपूर्ण और दुखद रहस्य से पर्दा उठता है। कालू नाम का एक नौकर, जिसका चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ चुका है, वो एक सख्त चेतावनी देता है। वो बताता है कि पुराने समय में इस हवेली में रूप कुंवर नाम की एक नर्तकी रहा करती थी, जिसकी मौत हवेली के ठाकुर के सामने नाचते समय हो गई थी।
लोग कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी अपना आखिरी नृत्य पूरा करना चाहती है। ये एक बेहद शक्तिशाली वाक्य है जो उस आत्मा के गहरे अधूरेपन को दर्शाता है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, वो ये कि अजय इस इतनी गंभीर चेतावनी पर सिर्फ ठहाका लगाकर हंस देते हैं। उनका ये अहंकार हवेली की उस आत्मा को शांत करने के बजाय उसे और भी ज्यादा भड़काने का काम करता है। अगली ही रात खौफ का ये स्तर कई गुना बढ़ जाता है। घुंघरुओं की उस आवाज के साथ साथ अब एक दर्द भरी सारंगी की धुन भी उसी बंद कमरे से आने लगती है। और तभी एक ऐसा दृश्य सामने आता है जो किसी को भी अंदर तक सिहरा दे। 8 साल की मासूम बच्ची गुड़िया नींद में चलते हुए उसी जंजीर वाले दरवाजे के पास पहुंच जाती है। आंखें बंद है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान है और वो ये खौफनाक वाक्य बोलती है, माँ, अंदर वाली आंटी मुझे बुला रही हैं। एक मासूम बच्चे का इस तरह किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ना और उसे आंटी कहकर बुलाना सच में बेहद विचलित करने वाला है। ये इस बात का सीधा संकेत है कि आत्मा ने अब परिवार के सबसे कमजोर सदस्य को अपना निशाना बना लिया है। और ठीक उसी वक्त एक ऐसा भयानक दृश्य सामने आता है जो सहनशीलता की सारी हदें पार कर देता है। अजय जैसे ही झपटकर अपनी बच्ची को पीछे खींचता है, उस बंद दरवाजे के नीचे से एक गाढ़ा लाल रंग का तरल पदार्थ बहकर बाहर आने लगता है, खून जैसा वो तरल। अब ये मामला केवल अजीब आवाज़ों या नींद में चलने तक सीमित नहीं रह गया था। खौफ ने अब एक बहुत ही हिंसक और भौतिक रूप ले लिया था। इस लाल तरल को देखकर मीरा दहशत के मारे चीख पड़ती है। ये घटना बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि बंद कमरे के अंदर का वो दबाव अब बाहर आने के लिए पूरी तरह बेताब है और उसे अब एक पल के लिए भी और कैद नहीं रखा जा सकता। प्राचीन सील को तोड़ना, लाल तरल पदार्थ वाली उस खौफनाक घटना के बाद अजय का गुस्सा उनके डर पर हावी हो जाता है और वे खुद ही एक भारी हथौड़ा लेकर उस जंजीर को तोड़ने पहुंच जाते हैं। ये अतीत के उन गहरे रहस्यों को बलपूर्वक सुलझाने की एक बेहद विनाशकारी कोशिश है। जंजीर के टूटते ही पूरे गलियारे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। दरवाजा खुलते ही जो विरोधाभास सामने आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। असली कमरे के अंदर क्या है? बिल्कुल सन्नाटा, फर्श पर बिछी मोटी धूल, एक खाली कमरा, बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा पुराना आईना और फर्श पर पड़े कुछ पुराने घुंघरू। अजय तुरंत एक घमंडी मुस्कान के साथ कहते हैं, देखा, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन असली हॉरर तो यहीं से शुरू होता है। जब अजय पीछे मुड़ते हैं तो आईने की परछाई कुछ और ही खौफनाक कहानी बयां कर रही होती है। उस आईने के अंदर एक औरत खड़ी है। उसने लाल लहंगा पहना हुआ है, चेहरे पर लंबा घूंघट है और पैरों में वही घुंघरू बंधे हैं। असली कमरा पूरी तरह खाली है, लेकिन उस आईने की दुनिया में अतीत फिर से जीवित हो चुका है। इसके बाद जो होता है वो एक एक करके खौफ की सारी परतों को खोल कर रख देता है। पहले कदम में आईने के अंदर खड़ी वो औरत धीरे धीरे नाचना शुरू करती है, लेकिन उसके पैर उल्टे हैं, जो कि भारतीय लोक कथाओं में एक चुड़ैल या किसी भी बुरी आत्मा की सबसे क्लासिक पहचान मानी जाती है। दूसरे कदम में अचानक उसी आईने पर अंदर की तरफ से इंसानी हाथों के निशान उभरने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वो आत्मा शीशे की उस सीमा को तोड़कर हमारी दुनिया में बाहर आना चाहती हो। और तीसरा, सबसे डरावना कदम, वो आत्मा धीरे धीरे अपना घूंघट उठाती है। उसका चेहरा पूरी तरह से आग में जला हुआ है और उसकी आंखें सिर्फ एक अंतहीन भयानक कालेपन से भरी हैं। ये उस आत्मा का असली खौफनाक रूप है जो इतने सालों से उस कमरे में कैद था और अब वो आज़ाद हो चुकी है। आखिरी नृत्य, भौतिक और अलौकिक दुनिया के बीच की वो कमज़ोर दीवार अब पूरी तरह से टूट चुकी है। रूप कुंवर की आत्मा की सालों पुरानी अधूरी इच्छा अब पूरी होने जा रही है और इसकी कीमत बहुत बहुत भयानक होने वाली है। जैसे ही उस जली हुई औरत का खौफनाक चेहरा दिखता है, कमरे में घटनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। अचानक कमरे का वो भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। कमरे की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगती हैं। मेरा नृत्य अधूरा है, मुझे नया साथी चाहिए। और तभी सबसे बुरा घटित होता है। वो मासूम गुड़िया रहस्यमयी तरीके से उन पुराने घुंघरुओं को उठाती है और अपने पैरों में बांध लेती है। जिस बच्ची ने कभी अपनी जिंदगी में नृत्य नहीं सीखा था, वो अचानक बिल्कुल उसी नर्तकी जैसी बेहतरीन निपुणता के साथ नाचने लगती है। और फिर एक बिल्कुल अलग, भारी और खौफनाक आवाज में वो बच्ची बोलती है, मैं लौट आई हूँ। आत्मा ने अब अपना नया शरीर ढूंढ लिया था। अजय हताशा में चीखते हुए अपनी बच्ची को बचाने के लिए आगे झपटता है, लेकिन तभी
वो विशाल आईना एक जोरदार आवाज के साथ टूट जाता है। वो आईना हजारों छोटे छोटे कांच के टुकड़ों में बिखर जाता है। और असली खौफ तो ये है कि उन हजारों टुकड़ों में से हर एक टुकड़े में वही जली हुई नर्तकी दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक कांच के टुकड़े में उस नर्तकी का चेहरा धीरे धीरे बदलकर मासूम गुड़िया के चेहरे में तब्दील हो रहा है। ये डरावना दृश्य इस बात का सबूत है कि आत्मा और गुड़िया का अस्तित्व अब पूरी तरह से एक हो चुका है। उस आत्मा ने बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया है। उस खौफनाक रात के बाद आखिर हुआ क्या? खैर, गुड़िया फिर कभी नहीं मिली। अजय का वो आधुनिक अहंकार खुद उनके ही परिवार के लिए काल बन गया। उस हवेली को हमेशा के लिए फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी गांव वाले बताते हैं कि अब रात के सन्नाटे में उस बंद कमरे से सिर्फ एक नहीं बल्कि घुंघरुओं की दो दो आवाजें आती हैं। अब अंधेरे में दो औरतें नाचती हैं, एक वो पुरानी नर्तकी रूपकुंवर और दूसरी वो मासूम गुड़िया। ये एक ऐसा अंतहीन और भयानक लूप है जहां दर्द और खौफ हमेशा के लिए उस हवेली की मोटी दीवारों में कैद हो गए हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या लोक कथाएं महज कोई कोरी कल्पना होती हैं या अतीत द्वारा छोड़ी गई एक बहुत ही जरूरी चेतावनी? अजय की कहानी हमें ये कड़वा सच सिखाती है कि जिन पुरानी बातों को अक्सर अंधविश्वास या अज्ञानता कहकर टाल दिया जाता है, उनके पीछे कई बार पीढ़ियों का कोई गहरा रहस्य या अनकहा दर्द छुपा होता है। इतिहास की चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। रतन विलास हवेली के वे घुंघरू आज भी हमें यही याद दिलाते हैं कि कुछ बंद दरवाजों को हमेशा के लिए बंद ही रहने देना चाहिए। हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन ये सवाल शायद हमेशा गूंजता रहेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।